हेलो दोस्तों, हिंदी जगत में आपको स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। इसमें हम शिक्षण अभिरुचि के कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, शिक्षा का सच्चा उद्देश्य है छात्रों को जीविका अर्जित करने योग्य बनाना, छात्रों को नौकरी के लिए तैयार करना, छात्रों को ज्ञानार्जन में सहायता करना, छात्रों को सर्वोत्तोन्मुखी विकास करना। तो शिक्षा का सच्चा उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर डी, छात्रों को सर्वोत्तोन्मुखी विकास करना। अगला प्रश्न है, शिक्षा के मानदंड को ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? अध्यापकों का उच्च वेतन, छात्रों का सतत मूल्यांकन, पाठ्यपुस्तकों में सतत मूल्यांकन, पाठ्यक्रम में संशोधन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? छात्रों का सतत मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, शिक्षा क्या है? शिक्षा एक पुस्तक है, शिक्षा एक व्यवसाय है, शिक्षा वह है जो केवल शिक्षकों से मिलती है, शिक्षा ज्ञान और अनुभव है। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा क्या है? ज्ञान और अनुभव है। अगला प्रश्न है, अब तक आपने जो शिक्षा प्राप्त की है वह केवल समय बिताने वाली रही है, उपयोगी एवं मूल्यवान है, केवल भौतिक वादिता को बढ़ाने वाली रही है, या डी, नैतिकता से बिल्कुल शून्य रही है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उपयोगी एवं मूल्यवान। जो भी शिक्षा प्राप्त किए हैं वो उपयोगी एवं मूल्यवान रही है। अगला प्रश्न है, उत्तम शिक्षा सर्वाधिक सहायक है व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने में, व्यक्ति के अर्थोपार्जन से व्यक्ति को विद्वान बनाने में, व्यक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ाने में। तो प्रश्न क्या था? उत्तम शिक्षा सर्वाधिक सहायक है व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने में, व्यक्ति के अर्थोपार्जन में, व्यक्ति को विद्वान बनाने में, व्यक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ाने में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने में। अगला प्रश्न है, मान लीजिए कि आप अपने क्षेत्र के सबसे अधिक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। आप सर्वाधिक बल देंगे शिक्षा के मूलभूत सिद्धांतों के प्रचार प्रसार पर, अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने पर, क्षेत्र के विभिन्न आयामों पर शोध करने पर, डी, शिक्षा के महत्व पर संगोष्ठियाँ आयोजित करने पर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने पर। अगला प्रश्न है, आपकी शिक्षा सफल है यदि उससे आपके सम्मान में वृद्धि होती है, उससे आपको आत्मसंतोष प्राप्त होता है, उससे दूसरों को भी लाभ मिलता है, डी, उससे आपको नौकरी प्राप्त हो जाती है। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, उससे आपको आत्मसंतोष प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा के लिए उपयुक्त है वर्तमान परीक्षा पद्धति, सपुस्तक परीक्षा पद्धति, सेमेस्टर पद्धति, वस्तुनिष्ठ पद्धति। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सेमेस्टर पद्धति वर्तमान शिक्षा प्रणाली के लिए। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम को अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है स्थानीय जानकारी द्वारा, भारत के इतिहास द्वारा, भारत के भौगोलिक ज्ञान द्वारा, भारतीय संस्कृति के द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, भारतीय संस्कृति के द्वारा। अगला प्रश्न है, बालक के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है धार्मिक तथा सांस्कृतिक शिक्षा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक ज्ञान या खेलकूद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा?
ऑप्शन नंबर ए धार्मिक तथा सांस्कृतिक शिक्षा बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है, समन्वित व्यक्तित्व के विकास का अर्थ होता है सबसे मिलजुल कर सहयोग करके कार्य करें, वैज्ञानिक व व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाएं, व्यक्ति के ज्ञान, चिंतन, क्रियाओं में एक ऐसा तालमेल हो जिससे कार्य का निष्पादन सफलतापूर्वक किया जा सके। डी, उसका सभी सहकर्मियों से संतुलित व्यवहार हो। समन्वित व्यक्तित्व के विकास का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर सी, व्यक्ति के ज्ञान, चिंतन और क्रियाओं में ऐसा तालमेल हो जिससे कार्य का निष्पादन सफलतापूर्वक किया जा सके। अगला प्रश्न है, प्रजातांत्रिक शिक्षा पद्धति की बुनियादी विशेषता है छात्रों को मत के आधार पर निर्णय देने की स्वतंत्रता प्रदान करना, छात्रों को व्यक्तिगत कल्याण की भावना से स्वतंत्र निर्णय की क्षमता का विकास करना, समूह नेता के कहने के अनुरूप कार्य करना, समूह के सभी क्रियाकलापों का समन्वय करना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? छात्रों को मत के आधार पर निर्णय देने की स्वतंत्रता प्रदान करना प्रजातांत्रिक शिक्षा पद्धति की बुनियादी विशेषता है। अगला प्रश्न है, किसी विद्यालय में प्रजातांत्रिक मूल्यों के संरक्षण की कसौटी होगी। किसी विद्यालय में प्रजातांत्रिक मूल्यों के संरक्षण की कसौटी क्या होगी? छात्रों की अभियोग्यताओं एवं रुचियों का विकास, छात्रों की ज्ञान संबंधी आवश्यकताओं की संतुष्टि, छात्रों के सामाजिक विकास की पूर्ति, उपयुक्त सभी की पूर्ति एवं संतुष्टि। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी की पूर्ति एवं संतुष्टि, यानी कि छात्रों की अभियोग्यताओं एवं रुचियों का विकास करना, छात्रों की ज्ञान संबंधी आवश्यकताओं की संतुष्टि और छात्रों के सामाजिक विकास की पूर्ति। अगला प्रश्न है, आधुनिक शिक्षा दर्शन में विद्यालयों का आदर्श स्वरूप है कि वे युवकों की आकांक्षाओं की संतुष्टि में सहायक हो, भावी समाज की रूपरेखा तैयार करें, विशेषज्ञों के अनुरूप शिक्षा प्रणाली अपनाएं, सामाजिक संगठनों के प्रतिरूप में कार्य करें। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, युवकों की आकांक्षाओं की संतुष्टि में सहायक हो। आधुनिक शिक्षा दर्शन में विद्यालय का आदर्श स्वरूप है कि युवकों की आकांक्षाओं की संतुष्टि में सहायक हो। अगला प्रश्न है, आधुनिक शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य हो सकता है बालक में उत्तम आदतों का निर्माण करना, उपाधियों का संकलन करना, जीवन यापन का प्रशिक्षण, पूर्वगामी महापुरुषों का अनुगमन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बालकों में उत्तम आदतों का निर्माण। आधुनिक शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य क्या हो सकता है? बालकों में उत्तम आदतों का निर्माण करना। अगला प्रश्न है, उत्तम शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की जानी चाहिए घनी आबादी वाले क्षेत्र में, नगर के बाहर, प्राकृतिक वातावरण में, निकटस्थ गांव में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक वातावरण में। उत्तम शिक्षा संस्थानों की स्थापना प्राकृतिक वातावरण में होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लक्ष्य वर्तमान शिक्षा से संबंधित नहीं है। ये देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, कहाँ पर नहीं है। अगर होता है तो उस प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और उसका उत्तर करना है। तो क्या दिया है? निम्नलिखित लक्ष्य वर्तमान शिक्षा से संबंधित नहीं है। क्या नहीं है? बालकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना, बालकों को संवेदी प्रशिक्षण प्रदान करना, बालकों को स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान प्रदान करना, बालकों में मनोरंजनात्मक उत्सुकता बढ़ाना। तो इसका सही उत्तर क्या है?
बालकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना। अगला प्रश्न है, वर्तमान भारत में एक उत्तम शिक्षक का प्रमुख कर्तव्य है कि वह बालकों में क्या विकसित करे? आज्ञा पालन की प्रकृति का विकास करे, शैक्षिक क्षमताओं की वृद्धि करे, आलोचनात्मक प्रवृत्ति का विकास करे, कोई भी व्यवहार आरोपित ना करें। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? शैक्षिक क्षमताओं की वृद्धि करें। अगला प्रश्न है, आप निम्नलिखित कथनों में से किस प्रकार की कक्षा को प्रजातांत्रिक मूल्यों से ओतप्रोत पाते हैं? ए, छात्रों को कक्षा के सभी सदस्यों के साथ अंतःक्रिया का समान अवसर प्राप्त हो, छात्रों को नियमानुसार नियंत्रण में रखा गया हो, छात्रों को पाठ्यक्रम संबंधी अनुभवों को ग्रहण करने की स्वतंत्रता हो, डी, केवल एक छात्र समूह को ही निर्णयात्मक स्वतंत्रता प्रदान की गई हो। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? छात्रों को पाठ्यक्रम संबंधी अनुभवों को ग्रहण करने की स्वतंत्रता हो। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कक्षा के मूलभूत सिद्धांतों के प्रतिपादन का उत्तरदायित्व है प्रधान अध्यापक, शिक्षकों पर, शिक्षक एवं छात्रों पर, केवल छात्रों पर? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? शिक्षक एवं छात्रों पर, दोनों पर उसका होता है। अगला प्रश्न है, शिक्षक का विद्यालय में सर्वोच्च कार्य है छात्रों का मार्गदर्शन कराना, छात्रों का अनुशासन संबंधी प्रबंध कराना, छात्रों का शिक्षण कराना, छात्रों का उपचार कराना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, छात्रों का मार्गदर्शन कराना। जो शिक्षक होता है वो मार्गदर्शक होता है, वो केवल रास्ता दिखाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसा कार्य है जो शिक्षक के लिए अनुपयुक्त माना जाता है? ए, छात्रों के माता पिता के व्यवसायों संबंधी अनुचित लाभ प्राप्त करना, छात्रों की उचित देखभाल करना, पाठ्यपुस्तकों का अभिलेख तैयार करना, छात्रों के लिए दैनिक पाठ योजनाएं तैयार करना। तो प्रश्न क्या था? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कार्य ऐसा है जो शिक्षकों के लिए अनुपयुक्त माना गया है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? रुकिए, 823 सॉरी। तो चलिए, तो कौन सा कार्य जो है वो अनुपयुक्त माना गया है? तो अनुचित लाभ प्राप्त करना जो है वो अनुचित है, क्योंकि बाकी जितने भी सारे ऑप्शन हैं वो तो एक शिक्षक के लिए उपयुक्त है, क्योंकि छात्रों की देखभाल करना, पाठ्य पुस्तकों का अभिलेख तैयार करना, छात्रों के लिए दैनिक पाठ योजनाएं तैयार करना, ये सभी जो है उपयुक्त है। लेकिन अनुपयुक्त क्या है? व्यवसायों संबंधी अनुचित लाभ प्राप्त करना। अगर बच्चा कोई भी, उनके माता पिता अगर कोई भी काम करते हैं तो बच्चों को बोलेंगे कि तुम हमारे लिए ये सब कुछ लेके आना, तो ये जो है वो गलत बात है। तो ये जो है वो अनुपयुक्त है। अगला प्रश्न है, शिक्षण का सार्थक एवं प्राथमिक उद्देश्य है छात्रों को गृह कार्य देना तथा उसकी नियमित जांच करना, छात्रों के अनुभवों को अधिकाधिक संवर्धित करना, छात्रों का मूल्यांकन करना, छात्रों के लिए पाठ्य सहगामी क्रियाओं का नियोजन करना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा?
शिक्षण का सार्थक एवं प्राथमिक उद्देश्य क्या हो सकता है? छात्रों का मूल्यांकन करना, छात्रों के लिए पाठ्य सहगामी क्रियाओं का नियोजन करना या छात्रों को गृह कार्य देना और उसे नियमित जांच करना। तो सबसे ज़्यादा जो प्राथमिक उद्देश्य है वो छात्रों के अनुभवों का अधिक संवर्धित करना। अगला प्रश्न है, छात्रों को सिखाने के लिए खोज पद्धति का आविष्कार किया गया है प्राथमिक स्तर पर, हाई स्कूल स्तर पर, विश्वविद्यालय स्तर पर या सभी स्तर पर? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, हाई स्कूल स्तर पर। अगला प्रश्न है, प्रौढ़ शिक्षा है। प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए, निरक्षर प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए, सामान्य प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए या विद्यालय जाने वाले प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए? तो इसका सही उत्तर क्या है? निरक्षर, जो भी पढ़े लिखे नहीं हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए है। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक के समक्ष सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनौती है कक्षा में अनुशासन बनाए रखें, बी छात्रों को तैयार करना है कि वे गृह कार्य करें, सी प्रश्न पत्र तैयार करना, डी शिक्षण अधिक्रम प्रक्रिया को रुचिकर बनाना। तो एक अध्यापक के समक्ष सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चुनौती क्या होती है कि वो किस प्रकार से उस पाठ को रुचिकर बनाए, जिससे जो विद्यार्थी होंगे, जो छात्र छात्राएं होंगे, वो किस प्रकार से पढ़ने के लिए रुचि पैदा होगी उनमें। इस ओर शिक्षक का ध्यान जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए वो बहुत ही बड़ा चुनौती बन जाता है, किस प्रकार से बच्चों में रुचि पैदा करे विषय के प्रति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? शिक्षण एक कला है, शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है, सी शिक्षक जन्मजात होते हैं, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक जन्मजात होते हैं। कौन सा कथन सत्य नहीं है बोला गया है? तो शिक्षण एक कला है, ये करेक्ट है। शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, ये भी ठीक है। शिक्षक जो होते हैं वो जन्मजात नहीं होते हैं, तो उपयुक्त सभी भी नहीं होगा। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी द्वारा दिए गए गलत उत्तर पर प्रतिक्रिया करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? उसे पाठ याद करने के लिए डांटना, उत्तर क्यों गलत है उसको समझाना, किसी दूसरे विद्यार्थी से उससे ठीक उत्तर पूछना, गलत उत्तर को छोड़कर अगला प्रश्न पूछना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। एक विद्यार्थी द्वारा दिए गए, अगर कोई विद्यार्थी, मान लीजिए एक शिक्षक जो है वो क्लासरूम में प्रश्न पूछता है और एक विद्यार्थी है जो उसका गलत उत्तर दे देता है, तो उस जगह पर कौन सी विधि सर्वोत्तम है? उसे पाठ को याद करने के लिए डांटेंगे, या उत्तर क्यों गलत है उसको समझाना है, या फिर किसी दूसरे विद्यार्थी से ठीक उत्तर पूछना है, या गलत उत्तर को छोड़कर अगला प्रश्न पूछना है? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मुझे विश्वास है कि अध्यापन व्यवसाय के लिए उच्च शैक्षिक योग्यता आवश्यक नहीं है, परिश्रम आवश्यकता नहीं है, प्रशिक्षण आवश्यक है, प्रशिक्षण आवश्यक नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, प्रशिक्षण आवश्यक है। अगला प्रश्न है, यदि दो छात्राएं आपस में झगड़ रहे हैं तो आप चुपचाप वहां से चली जाएंगे, प्रधान आचार्य को सूचित करेंगे, दोनों को डांटकर अलग कर देंगे, दोनों की पिटाई करेंगे? तो दोनों को अलग कर देंगे और समझाएंगे कि एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। छात्रों को तो पीटना बिल्कुल भी नहीं है, वो ऑप्शन जहाँ पर भी आएगा उसको काट देना है। अगला प्रश्न है, एक प्रखर बुद्धि बालक यदि कक्षा में अनुशासनहीन हो रहा है तो आप क्या करेंगे? अगर अच्छा विद्यार्थी जो पढ़ने में अच्छा हो, वो अगर कक्षा में अनुशासनहीन
हो रहा है तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, उसकी समस्याओं को समझने का प्रयास किया जाना चाहिए, उसकी परवाह नहीं की जानी चाहिए, उसको कठोर दंड दिया जाना चाहिए, उसके अभिभावक से शिकायत करनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, उसकी समस्याओं को समझने का प्रयास करना चाहिए कि ये बालक जो है ये तो पढ़ने में बहुत अच्छा है, लेकिन ये कक्षा में अनुशासनहीन क्यों हो रहा है, इस बात का पता लगाएंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। देखिए यहाँ पर कठोर दंड वाला तो ऑप्शन कहीं पर भी नहीं होगा, क्योंकि बच्चों को हम शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है, छात्र में विषय के प्रति रुचि विकसित करने के लिए सबसे प्रभावशाली ढंग है दंड देना। देखिए यहाँ पर दंड है, दंड देकर हम किसी भी विद्यार्थी, किसी भी छात्रों में विषय के प्रति रुचि नहीं विकसित कर सकते हैं। कक्षा से चले जाना, शिक्षण विधि में सुधार, शिकायत करना। तो अगर हम अपना शिक्षण विधि को थोड़ा सा सुधार सकते हैं, किस प्रकार से हम पढ़ाएं जिससे कि बच्चे पढ़ने में रुचि हो, उस विधि की ओर हमें ध्यान देना चाहिए। तो प्रश्न क्या था? छात्रों में विषय के प्रति रुचि विकसित करने के लिए सबसे प्रभावशाली ढंग है विधि में सुधार, शिक्षण विधि में सुधार। अगला प्रश्न है, अध्यापक सम्मान पाता है जो राजनीति में रुचि लेता है, जो धन अर्जित करने में अधिक रुचि लेता है, जो विषय ज्ञान वृद्धि में रुचि लेता है, जो धर्म में रुचि लेता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जो विषय ज्ञान वृद्धि में रुचि रखता है वो अध्यापक ज़्यादा सम्मान पाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है और यह अंतिम प्रश्न है, शिक्षक को ऐसे विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहिए जो प्रतिभाशाली हो, मंदबुद्धि हो, सामान्य हो, सभी प्रकार की हों। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी प्रकार की हों। ऐसा नहीं है कि बस प्रतिभाशाली बच्चों को ही एकत्रित करके एक शिक्षक पढ़ाए और जो मंदबुद्धि हो, सामान्य हो, उनको अलग कर दे। जो अच्छा शिक्षक होता है वो सभी बच्चों को एक साथ लेकर चलता है। जो भी थोड़ा सा कम समझने में उन्हें थोड़ा दिक्कत होता है, उनको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देके उन्हें समझाना है और सभी बच्चों को एक साथ लेकर जाना है। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।